हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट हो जाता है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन विकास। इसको कंप्लीट कर रहे हैं, यानी इसकी जो सीरीज पवन सीरीज हो जाती है, इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं उनको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ये पार्ट 3 है, तो आप लोग फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट बन चुकी है, प्लेलिस्ट में सभी चीज़ें आपको अवेलेबल होती रहेंगी, तो आप लोगों को सर्च करने में भी दिक्कत नहीं रहेगी। और दूसरी बात यह है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, और जैसे ही नोटिफिकेशन पहुंचता है आप क्लास को ज्वाइन कर पाते हैं, है ना। और बिना जो आप सब्सक्राइब किए हुए आप क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है। आज की चीज़ आपको कल प्रोवाइड हो रही है, तो इससे ये होता है कि आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती है। और एक चीज़ ज़रूर कहना चाहेंगे कि आपको जो भी पॉइंट्स बताते चले हम, तो वो आप लोग नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि नोट डाउन करने से क्या होता है कि हमारे पास एक अच्छा कलेक्शन तैयार हो जाता है। और जब एक अच्छा कलेक्शन तैयार हो गया, हमारे पास नोट्स तैयार हो गए, तो हम क्या करेंगे, जो क्लास हम आधे घंटे की देख रहे हैं, 35 मिनट की देख रहे हैं, 40 मिनट की देख रहे हैं, तो वो जो नोट्स आपको मिले वो आप 5 मिनट में रिवीजन कर सकते हैं, है ना। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप एक बार करके देखें, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पता ही होगा कि आपको कितना बेनिफिट मिलता है। तो चलते हैं हम टाइम को बिना वेस्ट किए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? तो 1857 में आया, या 1889 ईस्वी में आया, या 1854 में आया, या 1851 में आया? तो इसमें आंसर की तरफ चलते हैं, तो आंसर आपका हो जाता है 1854, यहाँ पे हो जाता है राइट आंसर। और इसको क्या कहा जाता है, वुड के घोषणा पत्र को? तो अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, अगर हम बात कर लेते हैं तो इसके मुख्य उद्देश्य की, तो वुड ने अपने घोषणा पत्र में क्या क्या कंपनी की जो शिक्षा संबंधी उद्देश्यों पर टिप्पणी करते हुए क्या लिखा है, यानी इन्होंने लिखा कि अनेक महत्वपूर्ण विषयों में से अन्य कोई भी विषय इतना आकर्षक उत्पन्न नहीं करता जितना कि शिक्षा। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि आप शिक्षित हैं तो आपका उठना बैठने का, चलने का, बोलने का सभी का तरीका अलग ही होता है, तो वो तो आपको पता ही है ना। तो इन्होंने यही चीज़ बताई, और इन्होंने क्या कहा कि ये हमारा पुनीत कर्तव्य है कि हम समस्त उपलब्ध साधनों से भारतीय प्रजा को अपने संपर्क से वो सब ज्ञान प्रदान करें जिससे कि वे शिक्षा द्वारा भौतिक और नैतिक गुणों से संपन्न हो सके। नैतिक गुण यानी कि उनमें क्या चीज़ आनी चाहिए भाई? नैतिक गुण का मतलब तो यही होता है कि हमें अच्छे से सभी से पेश आना चाहिए, अच्छे से बिहेव करना चाहिए, नैतिकता का पाठ हमें सीखना चाहिए। तो ये शिक्षा के द्वारा ही संभव हो पाता है। दूसरी बात, भौतिक चीज़ें भी हमें क्या होता है, प्रोवाइड होती हैं। तो इन्होंने ये चीज़ बताई है। ठीक है, ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए, हालांकि जो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो जो आपका लेसन हो जाता है उसको जब कंप्लीट करेंगे तो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्लस जो आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, जो आज की सीरीज़ का सेकेंड क्वेश्चन है। देश के प्रत्येक जनपद में डाइट की स्थापना की संतति किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किया गया? क्या कह रहे हैं कि देश के प्रत्येक जनपद में डाइट का फुल फॉर्म, सबसे पहले तो आपको क्या आना चाहिए, डाइट का फुल फॉर्म। और ये जैसे कि NCERT, SCERT, डाइट, ये सभी के फुल फॉर्म आप लोगों के लिए इतने इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जितना मैं कहूँ उससे भी ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो डाइट की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी ज़िला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की यहाँ पे बात हो रही है। तो ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के भी पूछ लिया जाता है कि जो ज़िला की जो होती है तो उसमें देते हैं NCERT भी दे देते हैं, SCERT भी दे देते हैं, डाइट भी देते हैं। आप कुछ और समझ के NCERT पे बहुत लोग ज़्यादातर टिक कर देते हैं, लेकिन इन्होंने क्या कहा है, डिस्ट्रिक्ट की बात की है। तो डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए तो डाइट पे आप टिक करेंगे, है ना। तो इस तरह से आपको चीज़ें समझनी रहेंगी। ऐसा नहीं है कि रटन पद्धति पे आपको चीज़ें नहीं याद करनी है, आपको चीज़ें समझ कर अपने माइंड में सेट करनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है क्या कि देश के प्रत्येक जनपद में डाइट की स्थापना के संस्तुति किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की गई? तो आंसर आपका हो जाता है 1986 की। ठीक है, निस्पंदन या छनाई सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो
स्पंदन या छनाई सिद्धांत के प्रतिपादक बैंटिंग या ऑकलैंड या मेकाले या एडम स्मिथ। तो इसमें तो मेकाले हो जाते हैं, राइट आंसर ये है। अब छनाई का सिद्धांत है क्या? इसमें ये कहा गया, इस सिद्धांत का ये मैन मोटिव ये था, मैन उद्देश्य ये था कि जो भारतीय हैं उनको क्या करना है, अंग्रेज़ों जैसा क्या करना है, उनको अंग्रेज़ी शिक्षा देनी है, ठीक है। तो वो देखने में, भाई जब यहाँ जन्म लिया है तो भारतीय तो वो होंगे, लेकिन हैं तो वो देखने में भारतीय, लेकिन उनका हाव भाव, उठने बैठने का तरीका कैसा हो कि एकदम से जैसे अंग्रेज़ लोग चलते हैं, बोलते हैं, मतलब वैसे ही, यानी अंग्रेज़ी सीखना, मतलब मैन मकसद ये अंग्रेज़ी सीखना, और उसमें जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको छानना, है ना, जो यहाँ तक पहुँच गए, इस तालीम को हासिल कर लिया, एजुकेशन यानी तालीम का मतलब एजुकेशन होता है, ठीक है, एजुकेशन को प्राप्त कर लिया, बस यही चीज़ हो जाती है। तो छनाई का सिद्धांत ये, और इसमें मैकाले राइट आंसर हो जाता है। सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नवोदय विद्यालय, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका देखिए सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है, तो भाई ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी है, ठीक है, और आपका हो जाता है नवोदय विद्यालय भी है, और जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान भी है। तो इस तरह से आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है द ऑप्शन। तो द पे आप लोग टिक करें, हालांकि आप लोगों ने टिक कर ही लिया होगा पहले से ही, क्योंकि ये सभी चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़्यादा रट गई होंगी। हास्य की समस्या से क्या आशय है? तो हास्य जो होता है इससे क्या आशय है? तो कक्षा में अनियमित उपस्थिति, बच्चों का अनुत्तीर्ण हो जाना, बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चों का चले जाना। तो एक होता है अपव्यय, एक अवरोधन, ठीक, उसी से हास्य। तो बीच में ही विद्यालय छोड़कर चले जाना यही होता है। तो इस तरह से आप लोग सापे टिक करेंगे, और अपव्यय और अवरोधन के बारे में भी हम लोग बात करते हुए चलते हैं। तो अपव्यय का मतलब ये होता है कि जो बच्चे विद्यालय में प्रवेश लिए हैं, ठीक है, जिन्होंने प्रवेश ले लिया और उसके बाद थोड़े टाइम तक उन्होंने पढ़ाई की, थोड़े टाइम तक वो स्कूल गए और उसके बाद जाना बंद कर दिया, ये हो जाता है अपव्यय। और अवरोधन का मतलब ये होता है कि जो बच्चे एक ही कक्षा में एक से ज़्यादा वर्षों तक पढ़ते हैं वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है अवरोधन। तो इन्हीं सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए भाई जानकारी ली गई कि देखा गया ऐसा क्यों हो रहा है, ये अपव्यय अवरोधन ये सब क्यों हो रहा है। तो जब जांच पड़ताल की गई, बच्चों से पूछा गया, उनके घर वालों से बात की गई, तो क्या रिजल्ट निकल कर आता है कि बच्चे ये कहते हैं कि हमारा विद्यालय दूर है, हम इसलिए नहीं जा पाते। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि हमको इतनी किताबें पढ़ा दी जाती, इतनी किताबें हैं कि हम वो पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों ने कहा कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हमारे पास इतना धन नहीं है जो हम पढ़ाई कर सकें, किताबें खरीद सकें, पेंसिल खरीद सकें, तो ये भी प्रॉब्लम बताई। और बच्चों के माता पिता ने भी ये बात रखी कि हम अगर बच्चों को स्कूल भेज देते हैं तो थोड़ा बहुत काम बच्चे कर लेते हैं। तो ये सभी समस्याएं सामने आई, ठीक है। तो इसी को कम करने, यानी एकदम से तो ख़त्म नहीं किया जा सकता ना, हर एक चीज़ को ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इस पे वर्क किया जाता है और धीरे धीरे उन चीज़ों को क्या किया जाता है, लेवल में लाया जाता है। तो ये सभी जो संस्थाएं हैं उनने काम किया और स्टार्टिंग से काम होता चला आ रहा है। आपने देखा कि देश आज़ाद हुआ और उससे पहले भी वर्क हुए, उसके बाद भी वर्क हो रहे हैं और आज तक वर्क हो रहे हैं। अब तो ऐसा है कि सब पढ़ें, सब आगे बढ़ें, सर्व शिक्षा अभियान है ना, ये सभी चीज़ें हैं। और NEP 2020 और भी बहुत सी योजनाएं चल रही हैं जिससे बच्चों को बेनिफिट मिल सके। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। इस पे तो हम लोगों ने आंसर देख लिया कि बीच में ही विद्यालय छोड़कर चले जाना, ये आपका आंसर हो जाता है। बीप क्या है, तो बेसिक शिक्षा परियोजना ये हो जाता है। और मध्याह्न भोजन योजना का क्या उद्देश्य है, तो मध्याह्न भोजन योजना जो बच्चों को मिड डे मील जिसको आप बोलते हैं, यानी जो दोपहर का भोजन मिलता है, तो इसमें इसका मेन उद्देश्य क्या है, जो बच्चों को ये खाना दिया जाता है, यानी ये भोजन दिया जाता है, जिसमें प्राथमिक में 450 कैलोरी और 12 क्या होते हैं, तो प्रोटीन। तो इतना बच्चों को प्राथमिक जो
प्राथमिक में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको दिया जाता है, और जो जूनियर में है तो 700 कैलोरी और 12 ग्राम यानी 20 ग्राम प्रोटीन की बात की गई है, और इतना भोजन दिया जाता है। पहले बच्चों को क्या किया जाता था, 15 अगस्त 1995 से स्टार्ट हुआ, जब बच्चों को 3 किलो चावल या 3 किलो गेहूं मिलता था, अनाज के तौर पे बच्चों को दिया जाता था, जिसका पूरा बेनिफिट बच्चों को नहीं मिल पाता था। फिर क्या हुआ, ये चीज़ देखी गई कि बच्चों में जो कुपोषण है, यानी जो बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, तो उनको मतलब वो वैसे ही हैं, उनको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था। यानी अनाज घर पे जाता था तो कुछ ये था कि गार्जियंस बेच लेते थे, या बच्चों को उसमें पौष्टिकता नहीं, यानी वो चीज़ नहीं मिल पा रही थी जो सब चाहते थे कि हाँ बच्चों को ये चीज़ मिले। फिर क्या हुआ, 2004 में ये हुआ कि बच्चों को पका हुआ भोजन मिलेगा। इसमें और भी चीज़ों को इंक्लूड किया गया, यानी बच्चों को मिल्क भी चाहिए, यानी देना चाहिए बच्चों को, फल भी, तो हफ्ते में एक बार फल भी मिलते हैं। तो ये सभी चीज़ें, तो यहाँ पे हम जो क्वेश्चन है पहले हम इस पे चलते हैं। वैसे तो बहुत लेंदी हो जाएगा अगर बताने बैठ जाए, है ना, वरना आप कहेंगे कि बहुत डिटेल में चला गया एक क्वेश्चन इतनी डिटेल में। लेकिन एक क्वेश्चन के साथ आपके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन तैयार होते हैं। तो मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य क्या है, बच्चों के नामांकन में वृद्धि। तो बिल्कुल बात सही है, बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है। पहले जो स्कूल बच्चे जाते नहीं थे वो अब जा रहे हैं, उनके गार्जियन स्कूल भेज रहे हैं कि हमको पैसा भी नहीं देना पड़ रहा है, एक पेंसिल तक का खर्चा नहीं उठाना पड़ रहा है, तो वो खुशी खुशी से भेज देते हैं। और बच्चों की विद्यालय में पूरे समय तक रोके रखना, यानी बच्चे रुके रहते हैं, उनको ये रहता है कि मध्याह्न भोजन मिलेगा, तो वो बच्चे रुके हैं, यानी पूरा टाइम वो विद्यालय में रुके रहते हैं। तो ये भी बात सही है। स्कूल जाने के लिए प्रेरित करना, बच्चे क्या करते हैं, सुबह ही तैयार हो जाते हैं कि हमको स्कूल जाना है। क्यों? क्योंकि उनको हर एक चीज़ वहाँ मिल रही है, यहाँ तक पेंसिल और रबड़, और भोजन तो मिलता ही है, खेलने का सामान भी मिलता है, और हर एक सुविधाएं वहाँ मिल रही हैं। तो बच्चे स्कूल जाने के लिए तो क्या होंगे, इंटरेस्टिंग तो होंगे ही। तो यानी ये सभी, तो द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, भले कम क्वेश्चन देखिए तैयार हो। ऐसा नहीं होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन हम लेकर आ गए, 20 से 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन लेकर आ गए, लेकिन समझ में क्या है, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। उसमें हमको ये भी नहीं पता है कि ये योजना चली तो क्यों चली, कब चली, कैसे चली, है ना, इसका बेनिफिट क्या है। जब हमको वही चीज़ नहीं पता होगी तो हम क्वेश्चन रट्टा मार के तो हम उसको याद ही नहीं रख सकते। तो इसलिए चीज़ों को समझे, भले कम क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी, 1950 में हुई, या 1988 ईस्वी में हुई, या सन 1948 ईस्वी में हुई, या 2000 में हुई। तो इसमें आपका हो जाता है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, तो इसमें 1988 हो जाता है, ये आपका राइट आंसर है। और उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई। तो सभी के लिए शिक्षा परियोजना कब लागू की गई, तो 17 मई 1993 ईस्वी में लागू की गई। ठीक है, और जब कोई बालक किसी भी समस्या यानी किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है, तो वो क्या कहलाता है। क्वेश्चन यहाँ पे पहले समझ लें, अगर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, एक बार में आपको नहीं समझ आता, दोबारा उसको पढ़ें। जब क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लेंगे, उसको समझ लेंगे, तब आंसर देने में क्या होता है, आसानी रहती है। तो क्या कह रहे हैं कि जब कोई बालक किसी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना, यानी पूरी किए बिना ही क्या कर रहा है, विद्यालय छोड़कर जा रहा है, यानी वो पूरी क्लास भी कंप्लीट नहीं की, लेकिन विद्यालय छोड़कर वो बच्चा चला गया, तो ये क्या कहलाएगा, अवरोधन, पृथक्करण, ह्रास या विभाजन। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि इसको ह्रास कहते हैं, कि इसमें अपव्यय और अवरोधन भी आ जाता है, और ह्रास। तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, क्योंकि जब बच्चे विद्यालय में क्या करते हैं कि जब बच्चे विद्यालय में थोड़ा टाइम बिता के और फिर चले जाते हैं, और फिर स्कूल की तरफ रुख नहीं करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ह्रास कह देते हैं। और अवरोधन क्या होता है, अभी डिस्कस कर चुके हैं। अवरोधन का मतलब ये होता है एक ही कक्षा में 1 वर्ष से ज़्यादा वहाँ पे रुकना, उसी कक्षा में पढ़ना, ये अवरोधन हो जाता है। तो इसमें आप लोग अंतर को समझें।
लेकिन जब आप क्वेश्चन कायदे से पढ़ेंगे तभी आप अंतर को समझ पाएंगे। 1960-61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष थे। तो कौन थे? राममूर्ति, राधाकृष्णन, DS कोठारी, श्री UN ढेबर। तो आंसर आपका हो जाता है श्री UN ढेबर हो जाता है। और राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्ष थी हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, सुचेता कृपलानी, आचार्य राममूर्ति। तो इसमें दुर्गाबाई देशमुख हो जाती हैं। ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। तो ब्रेल लिपि द्वारा गूंगों को शिक्षा प्रदान की जाती है, बहरों को या अंधों को या इनमें से कोई नहीं। तो अंधों को शिक्षा प्रदान की जाती है। और इसमें होता क्या है कि इस तरह से उभरे हुए बने होते हैं, ठीक है, उभरे हुए बिंदु बने होते हैं और उनको स्पर्श करके, भाई जिनको दिखता नहीं है तो ऐसा तो है नहीं भाई, जब दिख ही नहीं रहा तो वो स्पर्श से ही चीज़ों को जान पाएंगे। तो जो उभरे हुए बिंदु होते हैं उनको स्पर्श करते हैं और उससे ही ये लोग क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। और आपको पता है कि इसका आविष्कार किसने किया? तो लुई ब्रेल ने। और एक चीज़ और आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि ये खुद अंधे थे, ये खुद नहीं देख सकते थे, क्योंकि क्या हुआ था, ये बचपन में ही इनकी आंखें चली गई थी, यानी ये अपने पापा के औजारों के साथ खेल रहे थे और इनकी आंखों में वो औजार जाते हैं चुभ, वो नुकीले होते हैं तो चुभ जाते हैं, तो इनकी रोशनी चली जाती। कोई और बंदा होता तो ये कहता कि हम तो हताश हो गए, हमारी ज़िंदगी ही ख़राब हो गई, अब तो हमें मर ही जाना चाहिए। ऐसा होता नहीं, आम लोगों के साथ ऐसा ही होता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो पहले यही चीज़ कहते हैं कि अब हमारी ज़िंदगी का कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया और हमको अब मर जाना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या कहा, इनको जब वो चीज़ की परेशानी गुजरी कि हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, भाई कोई भी बंदा हो जिसको दिखाई नहीं देगा तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो जब इन्होंने उन प्रॉब्लम्स को फेस किया तो सोचा कि हमको इतनी प्रॉब्लम होती है तो और भी जो बंदे हैं जिनको नहीं दिखाई देता होगा तो वो कितनी प्रॉब्लम फेस करते होंगे। तो इन्होंने इसका आविष्कार कर दिया, ठीक है। तो बताओ मतलब इन्होंने कितना बड़ा काम किया। तो यहाँ पे आपका हो जाता है ये लिपि जो है ब्रेल लिपि, ये अंधों के लिए है। इसका आविष्कार किसने किया? तो लुई ब्रेल ने किया। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है और ये ऐसा नहीं है कि रटना है, जैसे कहानी की तरह आपको चीज़ों को समझना है और वैसे ही माइंड में उसको सेट कर लेना है। उत्तर प्रदेश में ज़िला प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था कब? तो सन 1965 से 66, 1997 से 98 और 1990 से 91 और सन 2000 में। तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाता है, यानी उत्तर प्रदेश में ज़िला प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम। तो जो ये आपके ऑप्शन हैं, तो ये आपके ऑप्शन कोई भी राइट नहीं है, ये आपका 94 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1994 हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग 1994 ही देखिएगा, बाकी आप लोग गूगल कर लीजिएगा। अगर थोड़ा सा कहीं पर डाउट, कोई कन्फ्यूज़न रह जाती हो तो पहली बात तो आप कमेंट कर सकते हैं और गूगल करके भी आप लोग देख लिया कीजिए। और ज़िला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीप, DEEP डीप, तो ये होता है, इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है। तो आपको पता है ज़िला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, है ना। शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन पर अपना सुझाव दिया। तो अभी हमने अपव्यय और अवरोधन पर डिस्कस किया कि अपव्यय यानी बीच में ही बच्चा विद्यालय छोड़कर चला जाता है, अवरोधन यानी एक ही कक्षा में एक से ज़्यादा साल तक पढ़ता है। तो हटाक समिति, कोठारी आयोग, राधाकृष्णन आयोग, वुड के घोषणा पत्र। तो ये हटाक समिति कौन? तो ये हटाक समिति हो जाती है। और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है। कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर से नई, यानी भुवनेश्वर में, यहाँ पे में है, ठीक है ना, और नई दिल्ली में, कलकत्ता में या मद्रास में। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसको आप क्या कहते हो? NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इसकी फुल फॉर्म आती है, तो आपको पता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद। आप इंग्लिश में भी याद कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, क्योंकि NCERT ऐसे करके पूछेंगे ना, तो जब इस तरह से पूछेंगे तो N फॉर नेशनल, C फॉर काउंसिल ऑफ
फिर ई फॉर एजुकेशन, आर फॉर रिसर्च और टी फॉर ट्रेनिंग। तो इंग्लिश में थोड़ा आसान रहेगा, बाकी तो आपको हिंदी में भी पता होना चाहिए, इंग्लिश में भी पता होना चाहिए, प्लस इसका सन भी आपको पता होना चाहिए। 1961 और मंथ तो 1 सितंबर। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। और कहाँ? तो नई दिल्ली, क्योंकि एनसीईआरटी की बात हो रही है ना, नेशनल, तो इसलिए आपका नई दिल्ली हो जाता है, 1961 हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ कब हुआ? 1972 में, सन 1945 में, सन 1958 में और सन 1980 में। तो कब हुआ? तो सन 1972, और अगर डेट की बात कर ली जाए तो 17 अगस्त। ठीक है, 17 अगस्त हो जाता है। शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ किया गया। कब किया गया? यानी शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार का जो प्रारंभ यानी स्टार्टिंग तो कब की गई? 1958 में, सन 1980 में, सन 2001 में, सन 1985 में। तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात कर लेते हैं तो आंसर आपका 1958 हो जाता है। और यहाँ पे हम थोड़ी सी इस पे रोशनी डाल लेते हैं, तो शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत तो 1958 हो जाता है। और ये पुरस्कार स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने, किसमें? कि गुणवत्ता में सुधार लाने और छात्रों को सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है। भाई शिक्षा में अगर कोई पुरस्कार मिल रहा है तो किस लिए मिलेगा? इसीलिए तो मिलेगा ना कि आपने कितने अच्छे से बच्चे को समझाया, और उस यानी बच्चे का मतलब कोई एक बच्चा नहीं, बच्चों को, ठीक है ना, बच्चों को कितने अच्छे से सिखाया है और बच्चों ने कितने अच्छे से सीखा है, इसीलिए तो भाई शिक्षक को अवार्ड मिलेगा, है ना। तो ये तो एक कॉमन सी बात है, तो आप लोग इसको तो अच्छे से याद रख सकते हैं। अभी आप बच्चों को पढ़ाने जाएं तो जब आप अच्छे से बच्चों को पढ़ाएंगे तभी तो आपको इनाम मिलेगा ना, तो ऐसे करके याद रखें आप। तो ये पुरस्कार कौन देता है? अगर ये बात करें तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। और कब दिया जाता है? तो हर साल 5 सितंबर को दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाता है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। क्वेश्चन है आपका, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में किया जाता है? तो ये तो क्वेश्चन अब आपको इतना रट गया होगा कि आपने इसको टिक कर दिया होगा। तो धारा 25, धारा 23, धारा 45 या धारा 35। तो आंसर आपका हो जाता है धारा 45 हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 से किया गया? तो आपको ये भी पता है बहुत अच्छे से कि आपका हो जाता है पोषाहार वितरण योजना। कब से स्टार्ट हुआ? तो 15 अगस्त 1995 से। और इसमें क्या दिया जाता था? तो अनाज दिया जाता था, ठीक है, 3 किलो गेहूं या चावल दिए जाते थे। और किसको दिए जाते थे? किन बच्चों को दिए जाते थे? जिनकी उपस्थिति होती थी 80%। ऐसा क्यों किया गया? सभी बच्चों को क्यों नहीं दिया जाता था? क्यों? क्योंकि जो बच्चे विद्यालय ज़्यादा आएंगे 80% इसीलिए रखा गया कि जिसमें बच्चे स्कूल की तरफ रुख करें। अगर सभी को दिया जाता कि जितने बच्चों ने एडमिशन लिया सभी को दे रहे हैं, तो उसमें फिर बच्चों को स्कूल की तरफ रुख कैसे कराया जाता, है ना। तो ऐसे क्या हुआ कि उनके जो एडमिशन में हुआ क्या? बढ़ोतरी हुई। लेकिन थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ? देखा गया कि इसका पूरा लाभ बच्चों को नहीं मिल रहा है, तो फिर पका हुआ भोजन बच्चों को मिलने लगा। वो कब से मिलने लगा? तो 1 सितंबर 2004 से पका हुआ भोजन मिलने लगा, जो आज भी मिल रहा है बच्चों को। उसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो इसमें आंसर आपका हो जाता है वुड के घोषणा पत्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो वुड के घोषणा पत्र को, ठीक है। उसके बाद एक कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधी सुझाव दिया था। लोकमत निर्माण का, अंशकालिक रोजगार की व्यवस्था, मुफ्त पाठ्य सामग्री की व्यवस्था, उपयुक्त में से सभी। तो कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधी सुझाव दिए थे। तो इसमें क्या हो जाते हैं? लोकमत निर्माण ये हो जाता है, ठीक है।
और इसमें अंशकालिक रोजगार की व्यवस्था, मुफ्त पाठ्य सामग्री की व्यवस्था, उपयुक्त सभी, तो द ऑप्शन राइट है। शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया, तो कब स्वीकार किया गया? 1 अप्रैल 2010 को स्वीकार किया। इसमें क्या कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। ठीक है, क्वेश्चन हो जाता है आपका, क्वेश्चन है शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों को अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना, सामाजिकरण, मानवीकरण या सार्वभौमिकरण या विद्यालयीकरण, तो सार्वभौमिकरण इसमें राइट आंसर होगा। सार्वभौमिकरण यानी सभी को समान शिक्षा देना, एक जैसी, है ना। तो ये चीज़ बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य है, क्या है? अधिक से अधिक विद्यालय खोलना, छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना, मिड डे मील की व्यवस्था करना, शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन। अब देखिए यहाँ पर आपका ऐसे तो आपको लग रहे हैं कि सभी ये आंसर राइट हैं, बिल्कुल सही लग भी रहा है कि अधिक से अधिक विद्यालय खोलना, भाई अधिक विद्यालय होंगे तो बच्चे भी अधिक आएंगे, बात तो सही लग रही है। छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना, भाई बच्चों को छात्रवृत्ति देंगे तो घर में जो गार्जियन है उन पर दबाव नहीं रहेगा और बच्चे अपने आज़ादी से पढ़ लिख पाएंगे, बिल्कुल ये भी बात सही लग रही है। मिड डे मील की व्यवस्था करना, तो मिड डे मील तो बच्चों को मिल रहा है, ये भी बात सही तो लग रही है ना। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 की यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे मिड डे मील योजना अगर स्टार्टिंग हुई तो कब हुई भाई? 15 अगस्त 1995 से स्टार्ट हुई और पका भोजन 2004 से स्टार्ट हुआ। बात हो रही है 1972 की, यानी शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, फिर उसमें कुछ समझ नहीं आता है कि क्या है। लेकिन जब डेट यहाँ पे दी है, आपकी आधी कंफ्यूजन तो ऐसी ही दूर हो गई कि डेट दिए हैं 1972 और कुछ योजनाएं जो उसके बाद में हुई हैं। तो इस तरह से एक अनुमान लगाकर, गेस लगाकर अच्छे से चीज़ों को समझकर आंसर दिया जा सकता है। और है प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना है मिड डे मील योजना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, और आपका हो जाता है आंगनबाड़ी योजना, शिक्षा गारंटी योजना। तो प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना कौन सी है? तो इसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। और ये अगर हम इस योजना की बात करें तो कब हुई? तो 1987-88 की ये बात है। कब की है? तो 1987 यहाँ पे हो जाता है, देखिए फिर से लिख देते हैं, 1987-88 की बात है ये। और दूसरी बात है, इस पे ध्यान सबसे ज़्यादा किस पे दिया गया? तो अपव्यय अवरोधन, ये जो बच्चे विद्यालय छोड़कर ही जा रहे थे या बच्चे क्या था एक ही कक्षा में एक साल से ज़्यादा साल तक पढ़ रहे थे, तो इन बच्चों पे ध्यान दिया गया कि ऐसा क्यों है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं, बाकी हम लोग और थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में। तो इसमें क्या हो रहा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को सन 87-88 में लागू किया गया, ठीक है। और इसमें क्या, क्योंकि हर योजना में संशोधन भी किया जाता है, कुछ चीज़ें होती हैं उसमें कुछ चीज़ें जोड़ी भी जाती हैं। तो संशोधन कब हुआ? तो संशोधन 1992 में हुआ। और इसमें एक दो मुख्य बातें हम आपको बताते हैं कि पहले क्या था कि 2 कमरे बरामदा सहित भवन, और उसके बाद जब संशोधन किया गया तो 3 कमरे बरामदा सहित ये चीज़ रखी गई, है ना। और क्या है इसमें उच्च, और जब पहले संशोधन हुआ नहीं था, यानी संशोधन नहीं हुआ तो प्राथमिक पर ध्यान दिया गया। उसके बाद संशोधन के बाद उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक के ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड OBB योजना का विस्तार किया गया। तो चीज़ें क्या होती हैं कि जब उसमें थोड़ा सा करेक्शन किया जाता है, थोड़ा सा संशोधन किया जाता है, तो उसमें कुछ चीज़ें घटाई जाती हैं, कुछ चीज़ें बढ़ाई जाती हैं। तो ये चीज़ें तो होती ही होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय स्तर पर शिशुओं की मांसपेशियों का विकास होता है कैसे? वार्तालाप से। अब हम बात कर रहे हैं तो क्या है, मांसपेशियों की यहाँ पे बात हो रही है। तो मांसपेशियाँ, बात से तो हाँ ये है हमारा मुंह चल रहा है, बात हो रही है, ठीक है भाई, पठन अभ्यास से। लेकिन सृजनात्मक क्रियाकलाप, जब हम चीज़ों को कर रहे हैं, चीज़ों को उठा रहे हैं, रख रहे हैं, वो सब चीज़ें, तो हमारी मांसपेशियाँ क्या है, वो काम कर रही हैं।
तो यानी यहाँ पर राइट आंसर आपका सृजनात्मक क्रियाकलाप हो जाएगा, है ना। आप चल रहे हो, आप एक्टिविटी करके वर्क कर रहे हो। कहते नहीं कि बच्चे ना बहुत लोग होते हैं जो बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, और छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, अब तो बड़े बच्चे छोटे बच्चे सब मोबाइल में ही लगे रहते हैं। लेकिन छोटे बच्चे पहले क्या होता था, वो फुटबॉल खेलते थे, हॉकी खेलते थे, छोटे बच्चों के साथ गार्डन में जाके खेलते थे, वो चीज़ अलग। और अब जो बच्चे बेड पे लेटे मोबाइल देखा करते हैं, वो चीज़ अलग। उनकी सेहत में और इनकी सेहत में बड़ा फ़र्क है ना। यानी वो अपने आप से कुछ करके सीख रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनकी मांसपेशियां वर्क कर रही हैं, वो स्ट्रॉन्ग बन रही हैं। लेकिन अब क्या है, वो मोबाइल में बस उंगलियां चल रही हैं, तो वो चीज़ स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही है, मांसपेशियां क्या हो रही है, स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो सृजनात्मक क्रियाकलापों से यही राइट आंसर हो जाता है। और सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों की शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित है? सर्व शिक्षा अभियान तो 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों के लिए। तो यहाँ पे देखिए ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा कहीं कहीं पे हिला देते हैं। सर्व शिक्षा अभियान की बात करें, बेसिक शिक्षा की बात करें, तो दोनों में फ़र्क रहेगा। अब आप लोग कमेंट कीजिएगा बेसिक शिक्षा में कितने साल से कितने साल तक का कहा गया है, और ये सर्व शिक्षा अभियान में तो 6 से 14 वर्ष तक की बात कही गई है। और आप लोग कमेंट भी किया कीजिए, जब हम क्वेश्चन आपसे करते हैं तो आप लोग कमेंट करते हैं, तो हाँ हमें लगता है कि आप अच्छे से सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। और जो हम तो कह रहे हैं मानना आपको रहता है, क्योंकि हम अपना 100% दे देते हैं और आपका 100%, वो भी तो ज़रूरी है। और हमारा 50 आपका 50 मिलकर 100 बनता है। और वैसे वाला कि हम अपना पूरा 100% देते हैं और ऊपर कर देते हैं, 110% दे देते हैं कि हर एक चीज़ बारीकी से बताना, चीज़ों को समझाना, हर छोटी छोटी बातें सब चीज़ें बताते हुए चलते हैं, है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा आप लोग फोकस ज़रूर करें। और एक बार मैं फिर से बताऊंगी कि ये जो आप अभी तैयारी कर रहे हैं, और इतनी अच्छी आप तैयारी कर लेंगे, चीज़ें समझ लेंगे, जो डीप में हम बताते चलते हैं ना, तो आप कहोगे अरे मैम क्वेश्चन 15 आते हैं इसमें, और कर ले जाएंगे। अगर एक आध छूट भी जाएगा तो कोई बात नहीं, अभी तो आपकी ये लैंग्वेज रहेगी, आपके माइंड में ये बात रहेगी। लेकिन बात ये है, जब एक एक नंबर से लोग कहीं पे थोड़ा सा मामला ऊपर नीचे होता है, तब इन सब चीज़ों का पता चलता है कि हमने क्या खोया और क्या पाया। तो इसलिए एक भी नंबर हमें क्या करना है, एक भी नंबर हमें कहीं पे ख़राब नहीं करना है, अरे कह के नहीं हटाना है, अरे कह के नहीं छोड़ना है। क्योंकि अनुभव भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो उस दौर से गुजर चुका होता है ना, उसको ज़्यादा नॉलेज होती है। भाई परामर्श आप किससे लेते हैं? जो अनुभवी होता है। एज का कोई महत्व नहीं होता है, एज अपनी जगह पे होती है, लेकिन कहते नहीं है एज से पहले ही लोग मैच्योर हो जाते हैं। कैसे? चीज़ों को सीखने से। तो बस वही चीज़, मैं ज़्यादा यहाँ पे नहीं कुछ कहूँगी, बस यही चीज़ है। मेरा मेन मकसद आपको समझाना है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करें। रिज़ल्ट कब तक आ रहा है उससे मतलब नहीं होना चाहिए। हालांकि हमने इस पे वीडियो आपको दी है, आपको प्रोवाइड कराई है, आप लोग वीडियो देख सकते हैं कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। लेकिन उससे पहले आपको तैयारी करनी है, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। और जब आपने मेहनत की है, बाकी अब अगले आने वाला जो हमारा टाइम है, हमको उसके बारे में सोचना है। वो तो जो कुछ होगा वो तो होगा ही, और आने वाला जो हमारा टाइम है उसके बारे में हम ज़्यादा सोच लें, है ना। तो फ्रेंड्स, हम यहीं पे विराम देते हैं। बाकी आपको सेशन कैसा लगा तो कमेंट करें। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि जब आप लाइक कर देते हैं तो हमें लगता है कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।